हेलो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका रामलाल उर्फ यो आ गया एसएचएम के 5th लेक्चर में। 5th ही है ना, जो दिवाली के दिन अपलोड हुआ था। करते हैं इसको करने से पहले एक सर ने टेबल बनवाया था, वो कर लेते हैं। सिंपल सा टेबल है, कुछ खास है नहीं। फिजिकल क्वांटिटी, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रिक्वेंसी। पहली फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। ध्यान देना, स्पीड वेलोसिटी का मॉड। चौथी फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, पांचवी फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी, छठवीं काइनेटिक एनर्जी, सातवीं पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, और आठवीं सबसे खास मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद वाली टोटल एनर्जी। हमको इनका फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला है, याद रखना। ठीक है, तो करते हैं। सर ने जैसे जैसे बताया था, जो पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है वो स्क्वायर के टर्म्स में आता है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। तो जब स्क्वायर हो जाता है तो ये ऐसे ऐसे चलने लगता है, जब स्क्वायर नहीं हुआ रहता है तो ऐसे चलता है। तो ऐसे चलने पर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है और एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है। ठीक, तो करते हैं इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में फ्रिक्वेंसी एफ ही रहेगी, टाइम पीरियड भी यही रहेगा। वेलोसिटी में भी फ्रिक्वेंसी यही रहेगी, टाइम यही रहेगा। स्पीड में फ़र्क आ जाता है, स्पीड में 2f हो जाता है और ये t/2 हो जाती है। एक्सेलरेशन में सिंपल एफ रहता है, ये t रहता है। अब पोटेंशियल एनर्जी देख लो, पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर है, जब साइन स्क्वायर आ गया ये 2f हो जाएगा और ये t/2 हो जाएगा। सेम इसमें भी हो जाएगा, काइनेटिक वाले में ये 2f हो जाएगा और ये t/2 हो जाएगा। अब पोटेंशियल माइनस काइनेटिक में क्या होगा, पोटेंशियल माइनस काइनेटिक में यही सेम चीज़ होगा, ये 2f हो जाएगा और ये t/2 हो जाएगा। लेकिन खास बात, मॉड ऑफ पोटेंशियल माइनस काइनेटिक में क्या होगा, ये 4f हो जाएगा और ये t/4 हो जाएगा। सर ने इसको ग्राफ बनवा के एक्सप्लेन किया था, ग्राफ बनवा के, मतलब ये वाला ग्राफ, ग्राफ नहीं मतलब डायग्राम ऐसा वाला। तो यहाँ से यहाँ जाने पर 2 बार, एक ऑसिलेशन इसमें होता है, एक ऑसिलेशन इस पे होता है, एक ये, तो ऐसा 4 बार होता है। इसलिए ऐसा ही कुछ ग्राफ बनवाए थे सर। तो बस ये वाला चीज़ याद रखिएगा, ये 4 टाइम से नीट में आया हुआ क्वेश्चन कौन सा है, आई थिंक ये वाला है, इसमें से आया हुआ क्वेश्चन नीट में, PYQ। टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है। इस चीज़ को बस आप याद रख लीजिएगा, बाकी तो सब हो जाएगा। बाकी मैं बताते रहूँगा, बीच बीच में जो जरूरत पड़ेगी। पार्टिकल एसेशन कर रहा है टाइम पीरियड t से, तो उसके मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होगा, ये तो अभी पड़े 0 होगा। अब देखो, लिफ्ट वाला सवाल याद है क्या? लिफ्ट वाला, जब अपवर्ड एक्सेलरेशन होता था तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता था, g+a। जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता था, याद करो एनएलएम पढ़े हो ना, जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता था g- होता था। जब हॉरिजॉन्टल हो जाता था तब जी इफेक्टिव क्या होगा, √g² + a²। तो सिंपली हमको सिंपल पेंडुलम का एक फार्मूला है, t = 2π√L/g। तो g की जगह पर जी इफेक्टिव पुट कर दो और ये सारी वैल्यू एक एक करके इसमें पुट कर दो, आ जाएगी। तो अपवर्ड का ये हो जाएगा, डाउनवर्ड का ये हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाले का ये हो जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला √g² + a²। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेटेड पेंडुलम का क्वेश्चन का सवाल। चले आगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रीली फॉल। देखो, अब लिफ्ट वाला सवाल याद आ गया, L/g। तो जब फ्री फॉल होता था तो g, जब फ्री फॉल होता था तो g और a बराबर हो जाते थे। तो यहाँ पर g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g-a, और a की वैल्यू क्या आएगी, फ्री फॉल हो रहा है ना, मतलब एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो -a और a की वैल्यू g, तो g में से क्या 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा। आगे चलो, सिंपल पेंडुलम सीलिंग से लटका है लिफ्ट के, जिसका टाइम पीरियड है t0। अगर वो स्टडी स्पीड से आ रहा है तो t0 है। अच्छा, सीलिंग से जब लटका है तब t0 है, जब वो स्टडी स्पीड से आ रहा है तब t1 है। तो ये t1 हो जाएगा। स्टडी स्पीड मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये सिंपल होगा, t0 = t1, t0 = t1, 3 में है। अब जब डिसेंट विद कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अब जब वो कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से जाएगा तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g-a। अब ये अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा, मतलब t3 बड़ा होगा इन दोनों से, मतलब t0 = t1 हो जाएगा और इन दोनों से बड़ा क्या होगा, t3 होगा। सिंपल एकदम, ये वाला। आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ एनएलएम याद आ रहा है? एनएलएम तो याद आ गया होगा ना। एक मास ऐसे लटकाया है, एक सेकेंड, एक मास को ऐसे लटकाया है और गाड़ी आगे जा रही थी,
तो कौन सा एंगल बन रहा था, याद है कि नहीं याद है? मैंने बोला था याद कर लेना, ये जो मैं बोलता हूँ याद करने के लिए याद किया करो। तो ये आया था, तो मेरा ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए बाई जी होगा, ए बाई जी होगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा ऐसे बनेगा और ऐसे लटकेगा, ठीक है। ये एनएलएम से याद है, मुझे खुद एनएलएम से याद है। तो अगर आपने अच्छे से एनएलएम नहीं पढ़ा होगा तो आपको एंगल नहीं याद आएगा ये वाला। और ये वाई डायरेक्शन में है, ये है थीटा, थीटा है, ये थीटा है विथ वाई एक्सेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो वाई एक्सेस के साथ ये है वाई एक्सेस, इसके साथ थीटा बन रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए ये वाला आंसर होगा। एनएलएम इसमें प्रीडोमिनेट कर रहा है, एनएलएम क्यों? क्योंकि ये जो टेन थीटा बराबर ए बाई जी मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, वो एनएलएम से आया। आगे चलते हैं। अब देखो पेंडुलम है, रूप से ट्रॉली पे लटका है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन है, मतलब यहाँ पर जो जी इफेक्टिव है वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाला है। तो यहाँ पर इसको ए डैश दे दिया है, तो ए डैश दे दिया है तो क्या हुआ, ए स्क्वायर जी स्क्वायर ही होगा। तो जी इफेक्टिव को ए डैश दे दिया तो ये हो जाएगा ए दिया है क्या, एक्सेलरेशन एक ए है और जी को ए बोल दिया है, जी को ए बोला है यार, क्या बोला है, बट ये वाला आंसर होगा क्योंकि स्क्वायर में और कोई है ही नहीं। तो ये वाला इसलिए मैं टिक करूँगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में, मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर अपनी छोटी सी क्लास दिवाली वाली खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।